ऑलमोस्ट 50% मेन मेल पैटर्न बॉल्डनेस से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, एंड 80 साल की उम्र तक 80% लोग अफेक्टेड होते हैं. सो आप ये मान सकते हैं कि कितनी कॉमन समस्या है. सो इंडिया के जो पेशेंट्स को ट्रीट करते करते जो हमने पाया कि जनरली हम एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, ठीक है, बिकॉज रेशियल डिफरेंसेस जो होते हैं दे डू मेक अ डिफरेंस इन द फाइनल आउटकम. जैसे कि हम अगर कॉकेशियंस यानी अमेरिकन्स जो गोरे लोग हैं, अगर हम उनकी सर्जरी करते हैं तो उनके हेयर थोड़े पतले बट ज़्यादा घने होते हैं पीछे, तो उनके केसेस में ग्रेड 6 या ग्रेड 7 एडवांस्ड बॉल्डनेस को कवर करना ज़्यादा आसान है इसमें ग्रेड्स भी होते हैं टू इंडियंस. जी हाँ, बॉल्डनेस के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 7. ओके. इसको बोलते हैं नॉर्वुड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, ठीक है, यानी हमने गंजेपन को 7 ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है. ग्रेड 1 में बाल थोड़े से अंदर जाते हैं साइड्स में, ग्रेड 2 में थोड़े और अंदर जाते हैं, ग्रेड 3 में फ्रंट का पूरा चला जाता है, ग्रेड 4 में वो पीछे भी अफेक्ट करने लगता है क्राउन एरिया में, ग्रेड 5 में फ्रंट और क्राउन का एक्सटेंट एरिया बढ़ जाता है, और ग्रेड 6 बोला जाता है जब तीनों एरियाज पूरे चले गए और साइड्स में बाल हैं घने. अगर साइड्स के भी नीचे जाने लगे और क्राउन और बड़ा होने लगे उसे हम ग्रेड 7 बोलते हैं. सो ये ग्रेडिंग जो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस का, ये हम यूज़ करते हैं. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान है डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स को समझाना भी आसान है. इसके अलावा भी 1-2 क्लासिफिकेशन सिस्टम है जैसे कि BASP वगैरह, और कुछ गंजेपन की कैटेगरीज हैं जैसे कि डिफ्यूज थिनिंग, आपके पूरे ही बाल अफेक्ट हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो वो इस ग्रेडिंग सिस्टम में ठीक से फिट नहीं होते हैं. तो कभी कभी क्या होता है किसी को सिर्फ क्राउन से शुरू हुआ है बॉल्डनेस, आगे के बाल बहुत अच्छे हैं, तो कुछ बॉल्डनेस के ग्रेड्स नॉर्वुड में अच्छे से फिट नहीं होते हैं, बट मोर और लेस हम नॉर्वुड स्केल फिक्स को यूज़ करते हैं बॉल्डनेस को क्लासीफाई करने के लिए. तो आपने क्योंकि इंडियन से रिलेटेड सवाल पूछा था, तो जो अंग्रेज़ गोरे लोग होते हैं उनका जो डोनर है यूजुअली इंडियन से बेहतर होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बट उनका इंडिविजुअल हेयर काफ़ी पतला होता है, ठीक है. और अगर मैं एफ्रो अमेरिकन्स की बात करूं, उनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है और इंडिविजुअल बाल काफ़ी मोटा होता है, तो वो उनको ऑपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. तो इंडियंस में हमने पाया कि जनरली डोनर इज़ मॉडरेट, नॉट एक्सीलेंट लाइक कॉकेशियंस, बट वी कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स अगर हम मेहनत से काम करें, ध्यान से काम करें, केस सही सिलेक्ट करें, ठीक है. कभी कभी क्या होता है कि आजकल बाल झड़ने लगते हैं, लोग तभी आने लगते हैं कि ट्रांसप्लांट कर दो, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट बाल झड़ने का इलाज नहीं है जी. ट्रांसप्लांट एक गंजेपन को रिवर्स करने का तरीका है, ठीक है. तो वो एक बहुत बड़ी मिथ है जो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि आजकल सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ये लोग समझ रहे हैं. लोग ये भी आते हैं कि बॉल्डनेस अभी शुरू भी नहीं हुआ बट मेरे पापा को है बॉल्डनेस, तो आप मेरा ट्रांसप्लांट अभी से कर दो. तो मैं ये कहना चाह रही थी देयर इज़ नथिंग लाइक प्रिवेंटिव हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है. ट्रांसप्लांट तभी करना चाहिए जब एक पर्टिकुलर एरिया आपके स्कैल्प के ऊपर 70 to 100% खाली हो गया हो, ठीक है. सो ये एक केस सिलेक्शन एंड एरिया सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर मरीज़ के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको किस एरिया में बाल करवाने चाहिए और किस एरिया को हमने अभी छूना भी नहीं चाहिए जी. बिकॉज सर्जरी करने से क्या होता है कि जहाँ पे बाल पतले हो चुके हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है. तो हमको वेट करना चाहिए. जैसे कि बाल हल्के हुए हैं, बॉल्डनेस नहीं आई है, मान लीजिए 30-40% बाल गए हैं, अगर हम ऐसे में अगर सर्जरी करते हैं उस एरिया में, तो एक बाल जो हम लगाते हैं उससे हम एडजेसेंट 2-3 बाल डैमेज कर सकते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज, ठीक है. तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कोलैटरल डैमेज. सो द डॉक्टर हैज़ टू बी डिलीजेंट इनफ, यानी डॉक्टर को बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ इस पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं, और अगर ज़रूरत है तो किस एरिया में हमको करना चाहिए. थोड़े रिलेटेबल सवाल अब पूछूंगा आपसे जी. जेनेटिक्स के अलावा सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है हेयर लॉस में, और क्या जेनेटिक्स सबसे बड़ा फैक्टर होता है? अगर पुरुषों की बात करें, मेल्स में जी जेनेटिक्स ही सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है. 80% में मैं बोलूँगी जेनेटिक्स ही फैक्टर है जिस वजह से उनको गंजेपन का सामना करना पड़ता है. यानी कि अगर आपके पापा या आपके मामा को गंजापन का सामना करना पड़ रहा है, आपको भी करना पड़ेगा. जी जी जी, ज़रूरी नहीं है कि करना पड़ेगा, बट 80% केसेस में ये पाया गया है कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है. 20% केसेस में बिना फैमिली हिस्ट्री के भी उनके जेनेटिक चेंजेस म्यूटेशंस के कारण उनमें भी बॉल्डनेस आ सकती है, ठीक है.
तो ये मेल्स में तो ये हो गया। बट जो महिलाओं में जो बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें जेनेटिक फैक्टर कम है, उसमें डाइटरी स्ट्रेस फैक्टर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफ्यूज हेयर लॉस के लिए, जो ओवरऑल बाल पतले होते हैं, थिन होते हैं। डिफ्यूज हेयर लॉस मतलब? डिफ्यूज मतलब जो बड़े एरिया को अफेक्ट करे, पूरे बड़े एरिया को, मतलब हेयर लाइन शिफ्ट नहीं हो रही, कोई बॉल्डनेस का पैच क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, और कहीं पे कोई गंजापन नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल बाल पतले हो गए हैं। यानी कि तकिए पर बाल, बाथरूम में बाल, हर जगह। वो काफी सारे बंदों को भी ये पता है गर्ल्स के हेयर लॉस के बारे में। जी मिल जाते हैं बाल। जी 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 पर ओके, आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि इतने सारे केसेस को सॉल्व करने के बाद, स्पेशली जब हम मेल्स की बातें करें, अपने मेल इनसिक्योरिटी के बारे में क्या सीखा है? मेल इनसिक्योरिटी के बारे में मैंने ये सीखा है कि जैसे कोई भी आज की डेट में कोई भी किसी अपने करियर में है, स्टूडेंट है या कहीं भी जॉब करते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन देयर करियर परफॉर्मेंस, इन देयर जॉब परफॉर्मेंस। सो व्हेन द सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट्स व्हेन दे टॉक टू समवन, सो अ पर्सन कैन फोकस ऑन फेशियल इमोशंस। हम चेहरे के इमोशंस पे कब फोकस कर सकते हैं? जब आपका हेयर लाइन हो ऊपर और साइड फ्रेमिंग हो। सो बेसिकली जो बाल हैं वो हमारे फेस को फ्रेमिंग देते हैं, एक टॉप फ्रेमिंग, एक साइड फ्रेमिंग। तो जब वो फ्रेमिंग चली जाती है तो आप मान लीजिए कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर आप एक बड़े से ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, तो देयर इज सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन, एक आपके माइंड का एक पार्ट है जो कंटिन्यूअसली ये सोचता रहेगा कि अरे मेरा हेयर लाइन नहीं है, हेयर लाइन नहीं है। एंड उससे क्या है, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अफेक्ट हो सकती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो सकता है जी। तो मेरे हिसाब से ये नंबर 1 चीज़ है। बाकी यंग बॉयज़, उन लड़कों में क्या होता है कि व्हेन दे वांट टू गेट मैरिड, तो इसलिए वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है, वो फ्रेंड सर्कल्स में जाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस भी फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं हर कोई बोल रहा है अच्छा, अनचाही एडवाइस दे रहे हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये ट्राई कर लो, तुम वो ट्राई कर लो। तो जब आप किसी प्रॉब्लम से डील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो अनचाही एडवाइस जो कि हमारे शुभचिंतक ही दे रहे होते हैं, बट वो एक नेगेटिव चीज़ बन जाती है। तो लोगों को लगता है कि मैं क्यों पार्टी में जाऊँ, तो वो सोशलाइज करना बंद कर देते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। फिर मैंने 1-2 स्टोरीज़ हैं, जैसे कि किसी को बॉल्डनेस हो गई बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट उनके बच्चों को फ़र्क पड़ रहा है कि पापा आप बहुत हमारे दादा टाइप के लगते हो, तो आप हमारी बर्थडे पार्टी में मत आओ। तो वैसे वाली कुछ स्टोरीज़ भी सुनने में आती हैं, बेचारे तो पापा। तो वो भी एक चीज़ है। तो अगर कोई चीज़ फिक्स हो सकती है तो उसको क्यों ना फिक्स किया जाए, बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं हो। आपको अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना सीखना चाहिए एंड आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड, both in terms of your donor and the time and effort that you have to invest and the money okay मान लो मैम एक 30 साल का बंदा who has an average case of hair fall, यानी कि जो आप कॉमनली देखते हो, आपके 10,000 केसेस में जो सबसे कॉमन केस है, उसकी प्राइस रेंज क्या होती है रफली स्पीकिंग? देखिए वो डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, बट वही मिनिमम 1.5-2 लाख से स्टार्टिंग हो जाएगी अगर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स काफ़ी कम लग रहा है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।